हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। और आज भी मेरे पास बड़ी अहम खबर है और इस खबर के साथ साथ एक दो खबरें और हैं जो पाकिस्तान से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अहम और दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है जिसका ताल्लुक लंदन से है। और लंदन से ये खबर देते वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको याद होगा कि 22 अगस्त को यानी आज से तकरीबन 1.5 माह कबल लंदन में एक बहुत बड़ी शादी की तकरीब हुई थी। ये शादी की तकरीब मियाँ बीमार शरीफ के नवासे और बेगम मरियम सफदर अवान उर्फ ग्लास वाली, जो हाथ में हर वक्त ग्लास पकड़कर खाली ग्लास में फूंके मारा करती थी, उनके बेटे की शादी की तकरीब थी। आपने देखा एक बड़ा हंगामा, बड़ी एक चहल पहल जो है वो लंदन में देखने को आई। और इस शादी के बाहर मुजाहिरीन ने मुजाहरा भी किया और उनको मुस्लिम लीगी गुंडों ने मारा पीटा भी, जिसकी रिपोर्ट ऑफ कोर्स पुलिस में करा दी गई थी और अभी तक उसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन मेरे पास एक अहम खबर यह है कि शादी के बाद दुल्हा जुनैद सफदर अब कहां है, कहां गायब है, उसके वीजे का क्या स्टेटस है और अब क्या प्लान बनाए जा रहे हैं। जी हां, मैं जुनैद सफदर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसकी शादी सैफुर रहमान, जो कि लाहौर में अबॉर्शन कराने वाली सफिया क्लिनिक के फैसिलिटेटर और उनके क्लिनिक के बाहर एक फार्मेसी चलाते थे और अचानक रातों रात अमीर बन गए और नैब के चेयरमैन होते हुए मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी करते रहे और आजकल मफरूर हैं। यानी मफरूर की बेटी की शादी मफरूर के नवासे से और मफरूर के बेटे से हुई थी। आज अब सैफुर रहमान की बेटी, जिसका असल में जुनैद सफदर का हम पहले भी बता चुके हैं कि एक मुआशका जो है वो सैफुर रहमान की बड़ी बेटी के साथ चलता रहा। और जो आजकल रेडको कतर में काम करती है, ये वही रेडको है जो सैफुर रहमान की कंपनी है और जिसके पार्टनर कतर के प्रिंस जासिम है। ये वही जासिम है जिन्होंने मनी ट्रेल के लिए एक कतरी खत जो है बेगम मरियम सफदर अवान को दिया था। और आज वो तल्लकात रिश्तेदारी में बदल गए क्योंकि सैफुर रहमान जासम के पार्टनर हैं। और वो उनकी जो बेटी, जिसका जुनैद सफदर के साथ मुआशका चल रहा था, और हमने आपको खबर दी थी कि एक मरतबा कैम्ब्रिज लंदन के नाइट क्लब में जब उनका झगड़ा हुआ तो फिर उनकी सैफुर रहमान की छोटी बेटी के साथ जुनैद सफदर की दोस्ती होगी, जो आखिरकार 22 अगस्त को लंदन में शादी पर जाकर ख़त्म हुई। लेकिन बताना तो ये है और अहम बात यह है कि इस शादी के पीछे महरकात क्या थे, इस शादी के पीछे कौन से मकासद थे जिसके लिए एक नौजवान ने एक ऐसी लड़की के साथ शादी की जो एक मफरूर की बेटी है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये खुद भी ऐसे ही हैं और इनकी रिश्तेदारियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन आजकल जुनैद सफदर कहाँ रह रहे हैं और शादी से पहले कहाँ रह रहे थे और अब उनके वीज़े का क्या स्टेटस है, ये आज का मेरा मौजू है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जुनैद सफदर आजकल सैफुर रहमान की बेटी के घर में रह रहे हैं क्योंकि उनको मामू ने घर से फारिग कर दिया है। उनके जो मामू हैं हसन और हुसैन नवाज, उन्होंने ये कहकर उनको घर से भेज दिया कि अब आप जाकर अपने ससुर की बेटी के यानी अपनी बीवी के घर में घर दमाद बनकर रहे, क्योंकि आपके वालिद भी जो मरियम सफदर अवान के साथ गैरेज में मशगूल थे और बिलाखिर बाद में ये शादी हुई
और आप भी उसी रिवायत को दोहराते हुए अब आप जाकर अपनी बीवी के घर में रहें। और फिर इसके बाद जुनैद सफदर जो हैं उन्होंने अपने मामूओं का घर छोड़ दिया, नाना के पास कभी कभी मिलने आते हैं, लेकिन आजकल एवन फील्ड में मुकीम नहीं है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। घर दामाद बन चुके हैं, सैफुर रहमान की बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ सैफुर रहमान की बेटी का किराए के फ्लैट में लंदन में रह रहे हैं। ये दरबदर होना इनके नसीब में क्यों लिखा गया, ये मैं कल भी आपको अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं और बार बार इसका जिक्र करता हूं कि ये ही असल में मुकाफाते अमल है। और हमारी इतला के मुताबिक इनमें से आधे खानदान के वीजे खत्म हो चुके हैं। और ये भी आपको बताते चले जाएं कि जुनैद सफदर की ये शादी सैफुर रहमान की बेटी के साथ इसलिए की गई कि सैफुर रहमान की बेटी के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है और अब जुनैद सफदर ने उसी नेशनैलिटी की बिना पर, उसी शादी की बिना पर अपना स्पाउस वीजा जो है वो अप्लाई कर रखा है, जिस पर पिछले दिनों कुछ एतराजात लग गए थे और उन एतराजात के बाद उस वीजे की एप्लीकेशन को वापस भेज दिया गया था। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वीजा की एप्लीकेशन दोबारा दायर कर दी गई है और अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि अगर वीजा लग गया, अगर वीजा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के प्लान ऐसे ही हैं कि अगर ऐसा हो गया, एनआरओ मिल गया, फौज के साथ मुफाहमत हो गई, तो फिर हम पाकिस्तान जाएंगे। तो अब इनका ये प्लान है कि अगर वीजा लग गया, चूंकि मेरी इतला के मुताबिक इनके वकला ने इनको कहा है कि स्पाउस वीजा आमतौर पर 6 या 8 हफ्तों में लगकर आ जाता है, उसके मुताबिक ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि दिसंबर में पाकिस्तान जाया जाए और जाती अमरा में जाकर जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीबात मुनक्कद की जाएं। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ भी उस वलीमे की तकरीब में शामिल होंगे, क्योंकि खापे वाली तकरीब में तो वो बिल्कुल पूरी तरह मौजूद होते हैं, लेकिन जब मुल्क और कौम पर मुसीबत आ जाती है तो उस वक्त वो बड़ी परेशानी के आलम में बीमार होकर प्लेटलेट्स कम होने का बहाना करके एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन आ जाते हैं और कभी भी इलाज के लिए किसी अस्पताल में नहीं जाते। तरह तरह की तस्वीर शेयर करते हैं, कभी अपने नवासे के साथ लंदन से दूर दराज एक इलाके में जहां उनको कोई पहचानता ना हो, जानता ना हो, खुद ही तस्वीर उतरवाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब दोनों नाना और नवासा तस्वीर उतार रहे हैं तो तीसरा कौन है जो इनकी तस्वीर बना रहा है। और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि अवाम के दरमियान में फिर रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। और ये लंदन के दूर दराज इलाके में जहां कोई इनको सारा टब्बर चोर का नारा नहीं लगा सकता, चोरियों की बातें नहीं कर सकता, वहां जाकर तस्वीर उतरवाते हैं। और नाना के घर के साथ साथ नाना तो चूंकि खुद अपने बेटों के पास मुकीम है और ये भी कहते हुए इनकी बेटी पाई गई थी कि हमारी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है, और उसी घर में नाना मुकीम है, मामू मुकीम है, सारे लोग उसी घर में बड़ा जमान है जिसकी मलकियत का ये दावा करते हैं कि वो हमारी नहीं है। और अब ये जो खबर मैंने आपको दी कि आजकल जुनैद सफदर जो है वो अपने मामू के घर से भी बेदखल हो चुका है और घर दामाद बनकर बाप की रवायात को पूरा कर रहा है, क्योंकि उनका बाप ये कहता हुआ पाया गया कि मेरा बेटा मेरी रवायात को पूरा करता है, सैफुल मुलूक सुनाता है, गाने का तो उससे दूर तक तल्ले की कोई नहीं। जबकि सबने देखा कि गाने गाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, रंगरलियां गुलछड़े पाकिस्तान की अवाम की दौलत पर उड़ाए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि हम तो नातें पढ़ते हैं, सैफुल मुलूक सुनाते हैं, पोलो खेलते हैं। अब ये कौन सी पोलो है ये सब जानते हैं, ये कौन सी पोलो खेल रहे हैं। आजकल सैफुर रहमान मफरूर की बेटी से शादी करने के बाद उसके घर में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी इतला आपको देते चले जाएं कि चूंकि होम ऑफिस छापा मारता है और मियाँ बीवी को इकट्ठे देखना चाहता है जब वो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करें और स्पाउस वीजा हासिल करने की कोशिश करें, तो बाज़ औक़ात उनके ड्रेसेस भी चेक किए जाते हैं, मेकअप का सामान भी चेक किया जाता है और दोनों की एक ही जगह मलकियत को यकीनी बनाने के लिए छापे मारे जाते हैं। तो ये भी एक बात सुनने में आ रही है
کہ جنید صفدر آج کل اس لیے سیف الرحمان کی بیٹی کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں کہ تاکہ اگر ہوم آفس چھاپا مارے تو دونوں ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کر ایک ایسی ویڈیو دکھا سکیں کہ جس میں یہ ظاہر ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک میاں بیوی ہیں. لیکن لگتا تو یوں ہے کہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اندر کچھ دال میں کالا ہے. اور اگر سپاؤس ویزا نہ ملا، اگر سیف الرحمان کی بیٹی اس بات میں کامیاب نہ ہو سکی کہ اپنے خاوند کو سپاؤس ویزا دلوا سکے، تو نہ جانے کیا گل کھلائے جائیں گے اور نہ جانے بات کہاں تک پہنچے گی. چونکہ طلاق لینا 80 سالہ بوڑھے عربی سے طلاق لینا ان کی بیچاری مظلوم بیٹی اسما نے بھی کیا، اور اب یہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں. اور چونکہ ان کے پاس سے شرم اور حیا تو گزری ہی نہیں. آپ نے دیکھا ان کے جو ترجمان ہیں مریم صفدر اعوان کے، زبیر عمر، ان کی آپ نے ویڈیوز دیکھی اور وہ کس ڈٹائی کے ساتھ زانی ہو کر بھی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہانی جو آج میں نے آپ کو سنائی کہ جنید صفدر اصل میں کہاں رہ رہے ہیں، اور جنید صفدر سیف الرحمان کی بیٹی کے گھر میں اس لیے موجود ہیں کہ اگر ہوم آفس برطانیہ کی امیگریشن سروسز وہاں چھاپا ماریں اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کو سپاؤس ویزا دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بات ثابت کی جا سکے کہ ہم دونوں جینون میاں بیوی اور ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے چونکہ برے دن شروع ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، تو لگتا ہے کہ سپاؤس ویزا لینے میں بھی شاید ان کو اتنی بڑی کامیابی نہ ہو سکے، اور یہ سپاؤس ویزا لے کر دوبارہ پاکستان جا کر پاکستان کی غریب عوام پر حکمرانی کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ شاید پورے نہ ہو سکیں. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اہم خبر جس کا تعلق پاکستان سے ہے وہ بھی آپ کو دیں گے، اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف کے مختلف قسم کے بیانات. وہ کہتے ہیں کہ میں ان 12 افراد میں شامل ضرور تھا جنہوں نے لندن میں جا کر قرآن پر حلف اٹھایا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں میاں نواز شریف کو یقین دہانیاں کرائی تھیں، لیکن میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا فیصلہ کر سکوں. اگر آپ کی یہ اوقات نہیں ہے تو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر دھواں دار تقریریں کر کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے تھمب ہیں اور آپ کے بغیر مسلم لیگ جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اصل میں آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاؤں پڑ جاتے ہیں جب آپ لوگوں پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے. اور اب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں مریم صفدر اعوان NRO حاصل کرنے کی پورے خاندان کے لیے کوشش میں ہیں، اور اسی سلسلے میں پاکستان کے معزز اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ زبان کس کے کہنے پر؟ یہ کوئی لندن میں بیٹھ کر فیصلے نہیں ہو رہے، بلکہ لندن سے ہزاروں میل دور اٹلانٹک سمندر کے دوسری طرف امریکہ سے یہ فیصلے آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاکستان کے ایک ساتھ والے ملک بھارت سے یہ فیصلے آ رہے ہیں. مودی سرکار ان کو اس بات پر اکسا رہی ہے کہ آپ جو ہے ایسا بیانیہ دیں کہ جس سے پاکستان کی فوج میں اور سول اداروں میں پھوٹ پڑ سکے اور آپس میں جھگڑے کی فضا پیدا ہو سکے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یقیناً دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ ساری گیم دری کی دری رہ جائے گی. اور دوسری خبر جو آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تیل کی قیمتوں میں اضافے کے فوراً بعد آج رائے ونڈ میں میاں شہباز شریف سے ملے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کا بھی ایک بیانیہ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ نیب سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جرنیلوں کے خلاف سب سے زیادہ تفتیش کی. اب یہ ساری باتیں، یہ ساری باتوں کی جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ یقیناً اداروں پر تنقید کا رخ جو ہے وہ دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی بات ہے. لیکن ان سب کو منہ کی کھانا پڑے گی، کیونکہ میں اپنے پروگرام کے آخر میں جو نعرہ لگاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پائندہ رہے گا، زندہ رہے گا. پاکستان کی فوج مضبوط ادارہ بن چکی ہے، دنیا کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے، اور CIA جیسے ادارے کو بھی اس بات کو کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ISI پاکستان کا ایک مضبوط ترین ادارہ ہے.
اور اب یہ لوگ ISI کے جرنیلوں پر، ایک ڈسپلنڈ ادارے کے لوگوں پر تنقید کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں میں پھوٹ ہے، جبکہ ان کو اس بات کی منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار پاکستان کی حفاظت کے لیے جس طریقے سے اپنے جانوں کے، اپنے نوجوانوں کی جانوں کے، گبرو نوجوانوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان سلامت رہے گا، پاکستان کے ادارے سلامت رہیں گے، اور اس نعرے کے ساتھ آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔